नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और वैज्ञानिक इसकी चेतावनी बार बार जारी कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की सलाह भी दी जा रही है और इंडिया न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। और इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। और अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो हमारे इस खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। और इन ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि प्रदेश की सरकार की तरफ से कैसे दूसरी लहर में कोरोना को हराया है। यह आप देखिए जरा, टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई गई जिसकी वजह से कोरोना को मात दी गई। वहीं साथ ही साथ इस दौरान कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है, इसकी संख्या बढ़ा दी गई ताकि ऐसे में जितने भी कोविड पेशेंट आते हैं उनको ट्रीटमेंट उनको मिल सके। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे तक किया गया और ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई। तो दूसरी लहर के दौरान सरकार ने कैसे कोरोना को हराया, ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई और इस पर ज्यादा फोकस किया गया। वहीं हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना, दरअसल ये बड़ी परिवर्तन के तौर पर यह योजना मानी गई। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार दिया गया। बेहतर तरीके से इस दौरान सुविधाएं उनको दी गई। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई ताकि कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन की कमी नजर आती है, जरूरत होती है, तो ऐसे में उन तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। टीकाकरण अभियान पर पुरजोर तरीके से कोशिश की गई, उस पर जोर दिया गया ताकि हर एक शख्स को टीकाकरण के इस अभियान के साथ जोड़ा जा सके। तो दूसरी लहर में कैसे सरकार के द्वारा काम किया गया और दूसरी लहर को कैसे कोरोना संक्रमण को हराया है, आप ये जरा आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स स्थापित किए जाते हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा जो कोविड बेड हैं वो स्थापित किए जाते हैं। वहीं साथ ही साथ इस दौरान बड़ी मात्रा में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाती है और ये प्रयास किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जागरूक हो पाएं। सबसे पहले कोशिश यही थी कि आप लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हो पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अस्पतालों तक पहुंच करके या किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर के कदम उठाए गए। आज जो जरूरी उपकरण थे उनका भी इस्तेमाल किया गया, उनकी आपूर्ति की गई। 1000 से ज्यादा चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती की गई। बार बार ये सवाल उठता था कि आखिर भर्तियां कब होंगी, नियुक्तियां कब होंगी, और इसी को लेकर के बड़ी संख्या में यहां पर मेडिकल क्षेत्र में भर्तियां की जाती हैं। आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर के सर्वे किया, हर एक घर तक पहुंच करके वहां से जानकारी इकट्ठा की, कहां पर कितने लोग संक्रमित थे, उन सभी के बारे में जानकारी साझा की गई और सरकार ने इस पर बहुत बारीकी के साथ काम किया। 13 मिलियन लोगों की इस दौरान जांच की गई है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, बड़ा डाटा है, बड़ा आंकड़ा है, जिसके जरिए बार बार ये कहा जाता है कि प्रदेश के अंदर अगर कोरोना का ग्राफ कम हुआ तो ये बड़ा परिवर्तन का तौर पर इसको माना गया। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपको उनसे मिलवाएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में प्रबंधन प्रदेश की सरकार के द्वारा कैसे किया गया था वो हमने आपको दिखाया। लेकिन जरा स्वागत करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आंतरिक चिकित्सा डॉक्टर रविंदर गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंदर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही फरीदाबाद IMA से हमारे साथ डॉक्टर पुनीत हंसीजा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पुनीत, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर पुनीत, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। कोरोना संक्रमण को लेकर तीसरी लहर का अंदेशा, बार बार खतरा जताया जाता है, कई एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि तीसरी लहर आने की अंदेशा है, अनुमान है। तो ऐसे में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और अब दूसरी लहर के बाद से जब ग्राफ थोड़ा सा नीचे पहुंचा है, क्या ये अब वो स्थिति आ चुकी है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है? पूरी स्थिति को बदलने में ये जो मौजूदा वक्त की स्थिति है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा है और हम मतलब हमने सबसे पहले तो सीखा कि हमें पूरा जैसे हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एक कोविड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी
और जो जो कमियां सेकंड वेव में रह गई थी उनको पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। जैसे आपने बताया कोविड केयर सेंटर्स बने हैं और हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जो भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जितनी 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे सब जगह ऑक्सीजन प्लांट्स की सुविधा अच्छे से प्रोवाइड शुरू हो गई है। और पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि कोविड की सेकेंड वेव को मैनेजमेंट ने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को प्रथम स्थान मिला। तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हॉस्पिटल, ईएसआई मेडिकल कॉलेज, सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और हमारे फरीदाबाद के आईएमए के डॉक्टर्स के जो नर्सिंग होम्स हैं उन सबकी एक मिली जुली जो एक कोशिश रही जिसकी वजह से हम सेकेंड वेव को अच्छी तरह से डील कर पाए। और अब ऐसे ही कोशिश आगे जारी है जिसमें हम लोगों ने सबने फिर से कमेटी हमारी बनी है जिसमें हम हर इस आकलन करते हैं कि अब हमें और कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। तो ऑक्सीजन प्लांट ऑलमोस्ट हर बड़े हॉस्पिटल में लग गया है क्योंकि हमें डेट दिया गया था कि उस डेट तक लग जाना चाहिए। इवन 50 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल्स हैं उन सब में भी, नर्सिंग होम्स में भी लग गया है। और दूसरा है कि जैसे आपने बताया कि हमारी सुविधाओं की में कोई कमी नहीं है, कि बेड्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं कोविड के लिए। जैसे बीके हॉस्पिटल में भी टाटा के सीएसआर फंड के द्वारा 100 बेड्स की एक का पूरा कोविड केयर सेंटर अलग से बनाया गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से, ईएसआई मेडिकल कॉलेज की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश है कि हम थर्ड वेव की संभावना अगर होती है, आती है तो उसको अच्छी तरह से ले पाएं। लेकिन जो आपने पूछा सुविधाएं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको फॉलो करना है जब तक कि कोविड बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। जिसका मतलब है कि मास्क हमेशा पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखना है और अपने हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है जी। इन चीजों में कभी लापरवाही ना बरतें क्योंकि एक लापरवाही हमारे लिए बहुत ज्यादा एक मुसीबत की शुरुआत हो सकती है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन लगाना सबके लिए बहुत जरूरी है। जो 18 ईयर प्लस से लोग हैं उनको वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट फरीदाबाद में 100+ फर्स्ट डोज लग चुका है। 40% लोगों को ऑलमोस्ट सेकेंड डोज भी लग चुका है। बस सुन रहे हैं कि कुछ दिनों में जो 12 to 18 ईयर्स के लिए भी शायद वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जो सीरो सर्वे हुआ है बच्चों का उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कितने % बच्चे ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव हैं। हाँ। तो वो भी एक हमारे लिए अच्छी बात होगी अगर हमें जैसे इसका रिजल्ट मिलता है। तो हम मतलब कोशिश सबकी है, आई थिंक पूरे इंडिया में कोशिश है कि थर्ड वेव को मतलब ना आए। बहुत आसानी के साथ रोका जा सकता है लेकिन उसके लिए सिर्फ आप कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं। सबसे पहला तो यही कि आपको सावधानी बरतनी है और जो कि डॉक्टर पुनीत ने बताया कि आपको कोरोना संबंधी नियमों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है क्योंकि ये जो सुरक्षा का चक्र है वो तभी मजबूत हो पाएगा जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे और दोनों वैक्सीन की डोज आपके लिए बड़ी जरूरी है। ये बार बार बताया भी जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा भी और साथ ही इंडिया न्यूज लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए हमारा ये कार्यक्रम भी है। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ या इसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में अगर सवाल आता है, वैक्सीन को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो भी आप इस मंच के जरिए पूछ सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, मैं आपसे जरा ये भी जानना चाह रहा हूं कि बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था जब दूसरी लहर का जो पीक पर था, वेव जब सबसे ऊपर थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे लेकिन डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस कोशिश में थी कि सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो उस दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी, क्या मुश्किलें सामने थी आपकी? सबसे ज्यादा चुनौती उस समय ये थी कि मरीजों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे थे या फिर ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वेदर वो शॉर्टेज जेन्युइन थी या किसी और कारण से थी, जो भी थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और काफी हद तक उसकी वजह से समस्या ज्यादा थी। लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। तो मेडिकल में तो सिर्फ सबसे ज्यादा समस्या थी, बाकी दवाइयां वगैरह सब अवेलेबल थे, इंजेक्शन अवेलेबल थे, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और अस्पताल में बेड्स, ये सबसे बड़ी समस्या उभर के आई उस समय जब एक साथ बहुत नंबर ऑफ केसेस सडनली एकदम इतने राइज हुए कि अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उस पहली लहर हमने देखी सर, दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के बाद भी हमने पहली लहर से कुछ हद तक सीखा और दूसरी लहर के बाद अब अनुमान यह है कि तीसरी लहर अगर आएगी तो क्या हम अभी तक की जो हमारी तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल हैं? क्या आपको लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?
क्या अभी तक जो हमने पहले की लहर से या पहले जो कोरोना की वेव आई थी उनसे कितना सीखा है और कितना हम बेहतर कर पाए हैं? रविंदर जी। कुछ सीखा है, कुछ नहीं सीखा है, मैं ये कहूंगा। हाँ। सीखा इन द सेंस कि हॉस्पिटल्स में अभी ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लग गए हैं और गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है, बाहर से भी और अंदर भी काफी ऑक्सीजन प्लांट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने से शायद आज की तारीख में यहाँ तक कि हमारे पास ऑक्सीजन की शायद कमी ना हो। हाँ। गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल हॉस्पिटल सेंटर्स बना दिए थे जो कोविड की सेकेंड लहर में काम आए। बीएसएफ ने जैसे दिल्ली में बनाए थे, आर्मी एरिया में और छतरपुर एरियाज में और भी जगह इस तरह से बेड्स की बढ़ोतरी कुछ और सुधार जो करने की जरूरत है, मैं उस पर भी शब्द आपसे पूछूंगा। लेकिन सर, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से अजय। बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर मैं अजय भाटिया बोल रहा हूँ, गांधी कॉलोनी रेलवे रोड से। जी बहुत स्वागत है अजय। सर हम ये डेंगू चिल्ला रहे हो, इतना गंदा पानी हमारे यहाँ पर है, हम इतने परेशान हो चुके, कुछ कहने की हद नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी कहीं पे भी, तो मच्छर ही मच्छर ढूंढाते हैं रात को। अजय, कोरोना संक्रमण को लेकर के या उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। हाँ। कोरोना के सर से कह रहा हूँ कि हम लोग बीमार पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, हमारी इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, कुछ कहने की हद नहीं। हाँ ठीक है, यानी कि फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, फरीदाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कोरोना संक्रमण और उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, तो ऐसे में आपके मन में अगर कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में कोई भी शक है, शंका है, तो उसको आप दूर करने के लिए हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको जवाब आपके हर एक सवाल का मिल पाएगा। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रविंदर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप इससे पहले बता रहे थे कि कैसे चीजें बेहतर करने के लिए अभी कुछ हद तक और बदलाव लाने की जरूरत है। जी, जो हम लोग नहीं सीखे वो ये नहीं सीखे कि इतना सब होने के बावजूद भी आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भूल चुके हैं। जब तक उन्हें डर लग रहा था तब तक सब कुछ कर रहे थे। द मोमेंट सिचुएशन इंप्रूव हुई, लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर रहे हैं, भीड़ है बाजारों में, मार्केट में और अस्पतालों में, मरीज आ रहे हैं और मास्क नहीं यूज कर रहे हैं। 10 में से 8 लोगों का मास्क उनके होठों पे या होठों के नीचे होता है, नाक को कवर नहीं कर रहा होता। तो जो हम नहीं सीखे हैं वो ये सीखे हैं। और कोरोना को ही छोड़ दें, इवन जो फ्लू वगैरह या वायरल इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा, इन लोगों को भी फायदा होगा ये मास्क पहनने से। ऐसा नहीं है कि मास्क सिर्फ कोरोना से बचाव करता है, मास्क हमें सांस से फैलने वाली बीमारियों से, धूल मिट्टी से, उन सब से बचाव करता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, जिन लोगों को इस सीजन पे, खासकर पटाखों, दिवाली के सीजन पे जब पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन से भी जो लोग मास्क पहनेंगे उनको भी बचाव होगा। तो ये चीज जो है सेकेंड वेव के बाद अभी तक हम नहीं सीखे हैं, और थर्ड वेव के बारे में इतना सब जानने के बाद, डरने के बाद, महसूस करने के बाद कि शायद दिवाली के आसपास जब त्योहारों के में लोग सड़कों में बाहर आएंगे तो थर्ड वेव आ सकती है, तो हम अभी तक उसके प्रति पूरी तरह से लापरवाह हैं। हाँ। जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर अगले 2-3 महीने हमने निकाल दिए बगैर थर्ड वेव आए, तो हम समझ सकते हैं कि हमने शायद अपनी स्थिति को काफी अच्छा कर लिया है। अगले 2 महीने हमारे लिए बड़े क्रूशियल हैं, 1-2 महीने, तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आने वाला समय बहुत ज्यादा क्रूशियल है और आने वाले समय से पहले ही हमें अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ रेवाड़ी से कॉलर रंजन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। हेलो रंजन, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। है, मैंने 6 मई को वैक्सीन लगवाई थी। हेलो जी रंजन, अपनी बात पूरी कीजिए। 6 मई को वैक्सीन लगवाई थी सर, 12 को कोरोना हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बहुत इलाज करवाया, कोरोना सही हो गया। कोरोना के बाद मेरे सिर में और आंखों में और बाजू में जहाँ वैक्सीन लगी उसमें दर्द रहता है। हाँ, आंखों में दर्द रहता है? आंखों में, सिर में, बाजू में जहाँ वैक्सीन लगी है, कोहनी से लेकर कंधे तक। ठीक है। आज 5-6 महीने हो गए, 6 मई को लगवाई थी, 12 को कोरोना, 5 महीने 6 महीने हो गए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर रविंदर गुप्ता जी, ये सवाल है रंजन का, और उनका ये कहना है कि वैक्सीन के बाद उनको ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगे हैं। जी, पहली बात, वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशंस का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। वैक्सीन के बारे में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। सैकड़ों वैक्सीन लगती हैं और वैक्सीन से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इनिशियली 1-2 दिन में बुखार का होता है।
बाकी वैक्सीन से इसके आगे कोई या किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो, जो कि लाखों में किसी को होता है, तो वैक्सीन इज नॉट द रीजन। अब दूसरी बात कि कोई भी दुनिया की वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं करती। अगर 10 में से उसने 6-7 जनों को भी प्रोटेक्ट कर दिया तो सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा इससे मिलता है। अब 100% प्रोटेक्शन नहीं है, इसी वजह से हर जगह जोर जोर से गवर्नमेंट भी और जहां भी वैक्सीन सेंटर है सबको कहा जाता है आपको वैक्सीन लग गई है तब भी मास्क पहनना बंद ना करें। वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल वैक्सीन के कई फायदे हैं और इसीलिए बार बार ही कहा जाता है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। हम उम्मीद करते हैं भी कम होने का बिल्कुल रंजन, आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। वैक्सीन से नहीं है। हाँ अच्छा, दूसरा इनका प्रश्न था कि मेरे को कोरोना हुआ 12 तारीख को, ठीक है। पहले आप एक और चीज बता दूं जो लोगों को नहीं पता, कोरोना वैक्सीन लेने के कम से कम कोई भी वैक्सीन, नॉट इवन कोरोना, चाहे आप मलेरिया, टाइफाइड, किसी की भी वैक्सीन लेते हैं या पोलियो की या मतलब हेपेटाइटिस बी, कोई भी वैक्सीन का असर आने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। पहली बात ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगते ही बचाव नहीं होता। दूसरा, अगर कोरोना हो गया है तो कोरोना किसी भी दूसरे वायरल इन्फेक्शंस की तरह से, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, कई लोगों को 5-6 महीने तक हाथ पैरों में दर्द, बदन दर्द हो सकता है। वो कोरोना का रिजल्ट है या किसी भी वायरल इन्फेक्शंस में काफी अक्सर ये देखा गया है कि कुछ महीने तक आदमी को हाथ पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द रह जाता है। लेकिन इसका भी अगेन जो उनका ब्लेम है कि वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल भी निहायत गलत है। इसको समझें और वैक्सीन के प्रति गलत व्यवहार ना फैलाएं, ना बात फैलाएं, क्योंकि इससे हम दुनिया को बचाने से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, लोगों के मन में डाउट ज्यादा क्रिएट होते हैं और ऐसे में सवाल खैर हम उम्मीद करते हैं रंजन आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पुनीत हसीजा, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये वैक्सीन को लेकर के जब लोगों के मन में, जैसा कि रंजन ने भी सवाल किया कि मैंने वैक्सीन लगवा ली तो इसीलिए अगर मेरे को सिर में दर्द होने लगा है, हाथ पैरों में दर्द होने लगा है, ये लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां बनी हुई हैं। और कई बार देखा भी जाता है, लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवा ली सर, मुझे तो उसके 2 दिन बाद बुखार होना शुरू हो गया, मुझे तो हाथ में जिस जगह पर वैक्सीन लगी थी या इंजेक्शन लगा था उस जगह पर दर्द हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो वैक्सीन लगवाने के बाद जो इफेक्ट्स हैं इसके, ये कितने समय तक नजर आते हैं और क्या क्या नजर आ सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर रविंदर सर ने बताया कि वैक्सीनेशन जो है उसके प्रति भ्रांतियां लोगों में बहुत हैं, तो उनको हमें बढ़ावा नहीं देना है। देखो, हम जब छोटे बच्चे को भी वैक्सीन लगाते हैं तो उसको 2-3 दिन तक हम जहाँ पे हमने लगाया, यहाँ लगाया या बटक्स में लगाया, तो थोड़ा सा वो जगह लाल भी हो सकती है और वो हमें दर्द कर सकता है। तो पेशेंट को समझाया जाता है कि जब हम इसको, आप आइस पैकिंग कर सकते हो, अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है तो आप सिर्फ क्रोसिन की गोली खा सकते हो और कोई दवाई आपने खानी नहीं है, और उस जगह को गर्म सेका या बहुत रगड़ना नहीं है हमारे को। तो ये 2-3 दिन तक यूजली वैक्सीनेशन का ये रहता है कि असर उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें लगी है। दूसरा है कि कुछ लोगों को बॉडी एक्स वगैरह जैसे हैं वो हो रहे हैं, मे बी जब वैक्सीन उन्होंने लगाया वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो, कि एक हमें इन्फेक्शन होना होता है, हमारी बॉडी में वायरस आया लेकिन वायरस ने भी असर नहीं किया था और उससे हमने वैक्सीन लगा ली, तो उस इंक्यूबेशन पीरियड में अगर वैक्सीन लगती है तो हम पूरा दोष वैक्सीन को दे देते हैं, लेकिन हमारे को वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो फीवर और वो सब होता है। हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि कोविड की कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे कि लोगों को ब्लैक फंगस हुआ या उनको जॉइंट पेन्स, चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स रहते हैं, 2-4 महीने तक रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जो थोड़ी प्रोलॉन्ग तरीके से हमारे को आगे कॉम्प्लिकेशंस देती हैं, बट हर किसी को नहीं देती हैं। आई थिंक बहुत ही मिनिमल इसकी कॉम्प्लिकेशंस है कोविड की, जो हमारे को ये जॉइंट पेन्स वगैरह होती हैं, बट यहाँ चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स वगैरह, बॉडी एक्स होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्योंकि कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं, यूजली पेट दर्द होना है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक होता है, और चेस्ट में इन्फेक्शन जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि निमोनिया हुआ, निमोनिया ठीक होते होते जो हमारी जो अंदर लंग्स में है फाइब्रोसिस हो गया, मतलब एक जो हमारा स्पंज लाइक निमोनिया में हमारा जो लंग ऑर्गन है वो स्पंज लाइक होता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो वो फाइब्रोसिस हुआ, उसका ट्रीटमेंट चला। तो कुछ पेशेंट्स को 3 to 4 months लगे हैं कोविड के बाद भी ये लंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने में। ठीक है, बट जॉइंट पेन्स जो है वो बहुत ही कम लोगों में हुआ है, मे बी इनको कोई सुपर एडेड कोई और इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से इनको इतना लंबा ये कोविड का इन्फेक्शन जो सोचने चल रहा है। तो और वैक्सीन के प्रति डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द वैक्सीन भी है, 60 to 70% प्रिकॉशन देती, मतलब हमारे को प्रिवेंट करती हैं कोविड होने से। तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है,
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर को तो भूलना ही नहीं है जब तक कि पूरे वर्ल्ड में 0 केस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखने की है हमारे। ठीक है, यानी कि मास्क आपको जरूर पहन करके रखना है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझें कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए हैं। आपको क्योंकि एहतियाती कदम आप बिल्कुल जरूर उठाने हैं। आपको इन सभी गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। लेकिन डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी, सर एक सवाल तो ये कि लोगों की तरफ से बहुत ना फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है कि सर क्योंकि वो संक्रमित हो गए थे, उनको पता नहीं चला और तब तक उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली, हालांकि उसके बाद उनको बुखार आ जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो फीवर आता है ये वो हो, तो उसके बाद उनको वो बाद में रिपोर्ट जब उनकी सामने आती है, टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो अब उनके मन में सवाल होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगवाने की वजह से वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, और शुरुआत में क्योंकि वो तो संक्रमित हो चुके थे, हालांकि उनको नहीं पता चला था, तो ऐसे में अब वो वैक्सीन कितने समय के लिए कारगर है, या वो वैक्सीन उनके लिए वेस्ट हो चुकी है जो उन्होंने संक्रमित होने के कुछ ही समय बाद लगवा ली थी? क्या वो वैक्सीन, उस वैक्सीन को लेकर के क्या जानकारी है सर, क्या करना होगा लोगों को? वैक्सीन का तो देखिए, वैक्सीन ऐसा है कि वैक्सीन जो है वो बीमारी से लड़ने की क्षमता बाहर से नहीं देती। पहली बात ये, वैक्सीन जब आप लगाते हैं तो हमारा शरीर ही उस बीमारी से लड़ने की क्षमता, जिसको हम एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहते हैं, वो डेवलप होती है। एंटीबॉडी डेवलपमेंट हर एक में डिफरेंट होता है। हर एक की इम्यूनिटी कितनी बननी है वो उसके शारीरिक बनावट, उसके शरीर के अंदर की क्षमता पे भी निर्भर करता है। ठीक है। तो एंटीबॉडी, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज तो जनरेट होंगी। 2 या 3 वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? हमेशा हर वैक्सीन में जो बूस्टर्स लगाए जाते हैं उन्हीं एंटीबॉडी को बूस्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो अगर आपको पहले से इन्फेक्शन है और आपको सिम्टम्स डेवलप हुए और उस पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड में, जैसे हमारी अभी बात हुई, डॉक्टर सीजा ने अभी कहा, उस समय हमें अगर सिम्टम्स डेवलप हुए और फीवर डेवलप हुआ तो डेफिनेटली एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल नॉट बी टोटली सप्रेस्ड। ठीक है। एंटीबॉडी इन्फेक्शन विल नॉट बी टोटली सप्रेस्ड। हाँ। ठीक है। तो एंटीबॉडी के लिए आपका जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। हाँ। ठीक है। तो जो नेचुरल एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होती हैं और जो आपकी वैक्सीन से एंटीबॉडीज हैं वो भी बनेंगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बुखार आ गया तो एंटीबॉडी जनरेशन विल नॉट। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे आपसे जवाब लूंगा सर, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जींद से नरेश। बहुत स्वागत है नरेश आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर जी नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी। हाँ नरेश, अपना सवाल रखिए। सर जी दौरे पड़ते हैं जी मेरे को। हाँ। उसके बारे में जानना था सर। नहीं, वैक्सीन से रिलेटेड है, कोरोना से संबंधित है? कोरोना से संबंधित तो नहीं है जी। हाँ। क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है ना नरेश, ये कोरोना से रिलेटेड ही है और कोरोना को आधार बना करके, क्योंकि अभी जो लोगों के सामने परेशानी है ना, ऐसे क्योंकि आप पूछेंगे तो शायद उसके लिए पूरी रिपोर्ट की जानकारी होना बड़ा जरूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं नरेश, आप इस विषय को लेकर के अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कोरोना से संबंधित, अगर आपके मन में कोई सवाल है। वैक्सीन आपने लगवा ली है नरेश? हाँ जी, वैक्सीन तो लग चुकी है जी, दोनों डोज लग चुकी है जी मेरे को। हाँ। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, किसी तरीके की परेशानी तो नहीं? नहीं, कॉन्फर्मेशन तो नहीं है जी। हाँ। ऐसे पूछना है जी। चलिए, यानी कि वैक्सीन आपने लगवा ली है, लेकिन आपको नियमों का जरूर ध्यान रखना होगा। जो गाइडलाइंस हैं वो आपको जरूर उनका पालन करना होगा नरेश। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कोरोना संबंधी विषयों को लेकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, ये बार बार ये लोगों के मन में सवाल आता है, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि जब ये पूछा जाता है कि आपने वैक्सीन तो लगवा ली है, और जैसा कि इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि वैक्सीन लगवाने से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब वो जो कोरोना संक्रमित होने के बाद वैक्सीन जो कुछ ही समय बाद लगवाई, क्या वो इफेक्टिव रहेगी? क्या उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन का जो टाइम आएगा, क्या वो उसी अंतराल पर रहेगा या उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे? नहीं, वैक्सीन कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन तो लगानी ही है। हाँ। ठीक है। अब जो है कि आपने एक वैक्सीन लगा ली है और उसके बाद आपका सेकंड डोज ड्यू है, तो सेकंड डोज आप इन्फेक्शन ठीक होने के कुछ समय बाद लगा सकते हैं, चाहे 1 महीने बाद लगाएं। देखिए, उसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि कब लगानी है। हाँ। कोई स्टडीज नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको एक बार वैक्सीन लगने के बाद सेकंड डोज
लेने की जरूरत नहीं है या लेने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड डोज तो आपको लगानी है, चाहे कम से कम 1 महीने बाद लगा लीजिए। ठीक है, बूस्ट तो हमें उसको करना ही है, एंटीबॉडी को, इम्यूनिटी को। मतलब इसका वैक्सीन कोई लगाने से फिक्स टाइम किसी पीरियड तरह का नहीं है, नुकसान मतलब नहीं है। कई हम जो एक्सपर्ट से सिर्फ कहते देखते हैं हैं वो कि सिर्फ 3 ये महीने देखते का हैं कि अंतराल होना immunity चाहिए। बढ़े। जी हाँ जी, हाँ कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पुनीत, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि फरीदाबाद में बहुत सारे और ज्यादातर जो लोग हैं उनको पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज को लेकर के ये सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं है, हरियाणा की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर दूसरी डोज लगवाने वालों की जो संख्या है ना, वो पहले डोज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। ये जो दूसरी डोज को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल है, या क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, पेशेंट्स के साथ लगातार आप बातचीत करते रहते हैं, आपके सामने आते भी होंगे, क्या कारण असल मायने में है, क्या क्यों आखिर दूसरी डोज लगवाने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है? एक्चुअली थोड़ा सा लोगों में ये फीलिंग तो है कि मैंने एक डोज तो ले ली, अब तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन में आ गया हूँ। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक ये काम हमारे जो पत्रकार हैं, जैसे आपके मीडिया जो है, हमारा प्रिंट मीडिया एज वेल एज मेरा टेली मीडिया भी, वो इसको काम कर सकता है कि जिनको भी फर्स्ट डोज लगे हुए अकॉर्डिंग टू द वैक्सीनेशन, जैसे हर वैक्सीन का एक शेड्यूल है कि कितने दिन बाद सेकेंड डोज लगनी है। तो हर पेशेंट को जब वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज के बाद बताया जाता है कि आपको 28 डेज के बाद आना है, या आपको 84 डेज के बाद आना है, या 21 डेज के बाद आना है, तो ये उनको अवेयरनेस फैलाना डेफिनेटली हम सबका काम है और हम कर भी रहे हैं। हर पेशेंट को डेफिनेटली समझाते हैं इस बात के लिए कि सेकेंड डोज अगर आप लगाते हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्टअप होएगी। जैसे सर ने भी बताया कि हमारी एंटीबॉडीज में एडिशन ही होता है और आगे के लिए हम थोड़ा प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो ये सेकेंड डोज लगना, देखो डॉक्टर्स में ऑलमोस्ट जो मेडिकल प्रोफेशन में है या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सबको सेकेंड डोज लग चुका है। हाँ। लेकिन फिर जो जनरल पब्लिक में अभी थोड़ा सा इसके लिए सेकेंड डोज के मैं प्रति आगे थोड़ा आपसे सा पूछूंगा, एक मैं आपसे प्रॉब्लम जानूंगा है। डॉक्टर और पुनीत अब कि तो वैक्सीन आखिर इजीली हमें और अवेलेबल क्या है, आगे तो ये ऐसे कारण भी कार्यक्रम नहीं है चलाने वैक्सीन चाहिए, क्या ऐसे लगवाने कदम का। उठाने चाहिए थोड़ा सा जिससे कि हम awareness लोगों को बढ़ाने की अवेयर कर जरूरत है पाएं इसकी। और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ पाएं, वो लोग समझ पाएं कि दूसरी डोज लगवाना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, गुरप्रीत। बहुत स्वागत है गुरप्रीत, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है जी, मैं पहली डोज लग चुकी थी, मैनू हुण दूसरी डोज लगने वाली है जी। ठीक है। हाँ जी, ते जिहड़ी पहली डोज लगी सी सर, मेरा ब्लड प्रेशर बीपी ज्यादा हाई रहन लग गया सी। हाँ। ते मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ, ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ब्लड प्रेशर ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे आप? जी मैनू दूसरी डोज लगन वाली है थोड़े दिनों ताईं, 5-4 दिनों तक। हाँ हाँ। पहली डोज मैनू लगी सी ते मेरा बीपी ज्यादा हाई रहन लग गया सी। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ दूसरी डोज लगाइए ਤੇ कोई ब्लड प्रेशर या तब्दीली आ सकती है जी? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं डॉक्टर पुनीत। मैं इनका सवाल समझ गई हूँ। तो हम पहले चाहेंगे कि अपने जो भी अपने फिजिशियन जिनको ये ब्लड प्रेशर दिखा रहे हैं, जो भी इनके फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनसे अपना पूरा फॉलो चेकअप पूरा करवा लें अच्छी तरह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण इनका क्या है। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, कई बार हमारा कुछ किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या हमारे किसी और ऑर्गन के थ्रू इनको प्रॉब्लम हो रही है, या इनका डाइटरी कुछ फेलियर है जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अपना मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लें। और अगर हम टाइम पे मेडिसिन ले रहे हैं और हमें ये कारण पता है कि किस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, तो हमें एक टारगेटेड ब्लड प्रेशर ही मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम कभी भी नहीं चाहते कि जिस पेशेंट की दवाई चल रही है उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो। तो अगर इनका इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो इनको पहले वो कारण देखने हैं, अपने डॉक्टर से पूछना है, और कोई डोज में बढ़ोतरी करनी है या कुछ और दवाइयां ऐड करनी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, पहले वो कर लें। वैक्सीन एक आधा हफ्ता या थोड़े दिन लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंड डोज के बाद भी इनका ब्लड प्रेशर हाई रहा तो ये वैक्सीन को ही दोष देने वाले हैं। तो पहले इनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर से प्रॉपरली गाइडेंस लें। लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्लस और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमारे लिपिड प्रोफाइल, वो सब करवाएं। ठीक है। और अगर कोई कारण है तो पहले उसको दूर करें और अपना एक ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में लेके आए। फिर ये वैक्सीन के लिए एक बार अपना वैक्सीन एक हफ्ता और लेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है गुरप्रीत आपके सवाल मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। आई जस्ट वांट टू ऐड बिकॉज द मेन पॉइंट इज दिस, सबसे बड़ी गलतफहमी जो कि वैक्सीन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये टोटली गलत है, पीरियड, दैट्स ऑल। देयर इज नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है। तो बेस्ट ओनली थिंग इज ब्लड प्रेशर, बिल्ली ने रास्ता काटा काम नहीं हुआ, उस तरह से हम हर चीज को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मुहावरा इसीलिए प्रचलित है हमारे देश में। ठीक है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर वैक्सीन लेने से नहीं बढ़ता है और कभी नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के अन्य कारण होते हैं, वो उनका कारण से इलाज करें, वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर एक यहाँ लोगों से जब पूछा गया, शुरुआत में जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया तो लोगों से पूछा गया कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं, तो कई लोगों की तरफ से कहा गया कि सर हमें तो डायबिटीज है, कुछ लोगों की तरफ से कहा गया सर हमें बीपी की परेशानी है, तो क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से इंतजार में हैं कि हमें तो कोई और दूसरी बीमारी है, शायद इस वजह से हम वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो बीमारी है या हमारे शरीर पर इसका बुरा असर हो जाए। डॉक्टर रविंद्र जी, हैरानी की बात है, पिछले साल भी आपने प्रोग्राम किया था, उसमें भी यही कहा था और बार बार सारी दुनिया में हर जगह डॉक्टर्स, हर जगह कहा जा रहा है वैक्सीन से कोई लेना देनी नहीं है। जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दुनिया की कोई भी बीमारी है, आप वैक्सीन लगाइए। और वैक्सीन लगाना बिल्कुल भी, जिसके लिए जो इतने सारे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, और अभी भी अगर आज तक जो बीमारी कोरोना का है वो 1 साल हो गया, आज भी अगर हमारे मन में ये झूठी धारणाएं बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम की फेलियर है। और सर कोविड वैक्सीनेशन जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनके लिए वो ज्यादा घातक होता है बजाय जिसकी जो कोई नॉर्मल व्यक्ति को। और अगर इसीलिए आपको बहुत किसी भी जरूरी तरीके चीज से है कोई कि और उनको तो दूसरी जरूर बीमारी लेना चाहिए वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कोरोना की वैक्सीन लेना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ गुरुग्राम से कॉलर राकेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर नमस्कार, मेरा सवाल है जी, मेरी मिसेज को 3 महीने हो गए हैं। हेलो जी जी, आप अपना सवाल रखिए। सर उसको 3 महीने डोज लगे हुए, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया है। जो आप बता रहे हो कि दूसरे डोज पे कैंडिडेट कम आ रहे हैं, उसको मैसेज ही नहीं आता जी। ठीक है, यानी कि ये नोटिफिकेशन को लेकर के बड़ा सवाल है। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि मैं क्योंकि कारण भी जान रहा था, डॉक्टर पुनीत से भी मेरा सवाल यही था कि आखिर दूसरी जो डोज लगवाने वालों की संख्या है ना वो कम क्यों है, क्या नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा, आखिर उनकी डेट कब आएगी दूसरी वैक्सीन की, ये उन तक अगर जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये डेट आ चुकी है, निकल चुकी है। और ये एज ए डॉक्टर, एज ए प्राइवेट क्लिनिशियन, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों उनके पास नहीं आ रहा है। बाकी वैक्सीन दूसरी डोज का और उनको नहीं मिल रहा है, उसका तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे कैन ओनली आंसर अबाउट दिस कि उनके पास अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। लेकिन ये इसके पीछे कारण एज ए डॉक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम कोरोना की बीमारियों के बारे में बात करें, कोरोना से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं बीमारी के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ वी पीपल, मतलब हम लोगों का एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, एज ए प्रैक्टिशनर। लेकिन सर इसमें अगर दूसरी डोज लगवाने वालों की अगर संख्या थोड़ी सी कम होती है तो हम ये माने कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। संख्या कम होने का कारण तो कुछ हद तक तो ये है कि वही वाली बात है कि जैसे अंधविश्वास अभी तक लोगों को है। जब डर हुआ, जैसी मौत का डर दिखता है तब आदमी लगा लेता है। जैसी अब वो कोरोना की मौत का डर जो उन दोनों 2 महीने के बाद अब ठीक हो गया, लोगों का डर निकल गया। जैसे ही डर निकल गया तो उसने कहा दूसरी वैक्सीन कौन लगाने जाए। ठीक है, तो हमारी मानसिक स्थिति है, हम लोग बातों को समझने की बजाय, ये हमारी आई थिंक कोई हद तक हमारी शिक्षा नीति की भी कमी है। हमें इतना एजुकेटेड ही नहीं बन पाए कि हमें आप समझें सही चीजों को, कि अगर कोई एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं तो उसको माने। बिल्कुल, है ना, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जान के डिक्लेयर करती है कि हमें वैक्सीन लगानी है। अगर लोग उसका बात नहीं मानते और कहना नहीं मानते तो ये तो इसके लिए कौन दोषी है। बिल्कुल, ये तो जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। डॉक्टर तो पुनीत कुछ कहना चाह रही थी आप? पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझना चाहिए जी। और जो चीज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है उस पर दूसरा जो एक्सपर्ट है उसकी राय माने। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पुनीत कुछ जोड़ना चाह रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि अगर जहाँ से इन्होंने वैक्सीन लगवाया है ना, अगर वहां पे जाते हैं तो एक रजिस्टर में भी एंट्री होती है, तो वहां जाके उनसे कंफर्म कर सकते हैं, तो वो उनको उस डोज का सर्टिफिकेट वगैरह कई बार वो निकाल के दे देते हैं। वो अच्छे कोऑपरेटिव हैं, मतलब मैंने फरीदाबाद में तो देखा है कि दे रियली हेल्प की अगर फर्स्ट डोज नहीं लगा तो वो आप वहाँ सेंटर पे जाओ जहाँ आपको लगा था, तो उनके पास एंट्री होगी तो दे विल गेट द सर्टिफिकेट, आपको या तो नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। क्योंकि सेकेंड डोज के लिए आपको फिर वो 4 डिजिट एक बेनिफिशियरी नंबर देना होता है, नहीं तो आपकी सेकेंड डोज में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट नहीं मिला है आपको तो। ठीक है, तो यानी कि वहां जाना चाहिए और लेना चाहिए सर्टिफिकेट अपना।
राकेश जी, आप जहां भी आपने इससे पहले तक आपकी वाइफ का जहां आपने वैक्सीनेशन करवाया, जहां वैक्सीन लगी है, उसी सेंटर पर आप जा सकते हैं। वहां पर आकर के आपका जो पूरा डेटाबेस है वहां पर मौजूद होगा, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर पुनीत हंसीजा, आज क्योंकि बदलता हुआ मौसम है और मच्छर जनित बीमारियां भी हो रही हैं, डेंगू मलेरिया, ये हम देख ही रहे हैं, रोज केसेस बढ़ रहे हैं। और देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जो कि बहुत हद तक प्रभावित नजर आए हैं। इसमें एमपी, छत्तीसगढ़, ये तो ऐसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। लेकिन अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? कोरोना के समय में अगर कोरोना संक्रमित अगर कोई होता है या कोरोना के लक्षण उसके अंदर नजर आते हैं, तो फीवर कोरोना में भी होता है, डेंगू के अंदर भी फीवर होने लगता है। तो अब जो बड़ा लक्षण है वो तो फीवर को ही माना जाता है कि फीवर हो रहा है, तो चलिए मानते हैं कि कोरोना हो सकता है। और अगर डेंगू आज के समय में हो रहा है तो भी फीवर का ही एक बड़ा कारण होता है। तो अब इसमें अंतर कैसे करें? देखिए, फीवर दोनों में है, हम मान रहे हैं, लेकिन जो डेंगी फीवर है या वायरल फीवर में पेशेंट को साथ में कुछ एडिशनल माइल्ड कोल्ड कफ भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसको सिर्फ थोड़ा देर फीवर हो, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि अगर ये वायरल फीवर के सीजन में एक अपना सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट करा लें, और अगर वायरल फीवर का डाउट है तो हम NS1 एंटीजन और IgM सीरोलॉजी डेंगू के लिए और मलेरिया पैरासाइट तीनों चीजों के लिए हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट आते हैं वो हम करवा लें। और डेंगू या वायरल फीवर या मलेरिया में फीवर का जो टाइप है वो यूजुअली डिफरेंट होता है। मलेरिया टाइप की फीवर में हमारे को हाई ग्रेड फीवर होगा विद रैगर एंड चिल्स हो सकता है, और पेशेंट थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है। और इसी तरह डेंगू में भी पेशेंट थोड़ा जल्दी से डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन, पेट दर्द होता है, किसी किसी को रैशेस भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस सीजन में स्पेशली आप पैरासिटामोल या क्रोसिन के अलावा या डोलो के अलावा कोई दवाई ना लें, डॉक्टर को इमीडिएटली मिलें और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप आराम से छुट्टी लेके घर बैठो, क्योंकि इस टाइम के वायरल फीवर में एकदम सडनली अगर पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस आता है, बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमने देखा है कि पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो सकता है, और उसको एकदम डिहाइड्रेशन की वजह से उसको सिवियर हेडेक, मतलब वायरल फीवर में इसमें हेडेक का बहुत बड़ा रोल है, जो हमने कोविड में हेडेक इतना नहीं देखा था। इस टाइप के फीवर में हेडेक, पेन एब्डोमेन, बहुत सिवियर वॉमिटिंग, लूज मोशंस, और पेशेंट को एक डिहाइड्रेशन और एक डिलीरियस की स्टेट की, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को खड़े खड़े घबराहट हो रही है, सिनकपल अटैक्स हो रहे हैं, मतलब पेशेंट को एकदम लगता है कि मुझे कुछ, और वो लेटते हैं तो ठीक हो जाते हैं। हाँ। और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में उनका प्लेटलेट लेवल का मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो एक NS1 एंटीजन होता है और एक IgM करके हम एलिसा के थ्रू देखना चाहते हैं। तो हमें अगर डेंगू और उसमें कंफर्म करना है तो हमें IgM का लेवल भी साथ में जरूर कराना चाहिए। हमें मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हम डॉक्टर्स को ये बोला गया कि खाली NS1 एंटीजन के ऊपर आप डेंगू की जो है एक बार रिपोर्टिंग हम कंफर्म, WHO भी कहता है कि साथ में IgM का लेवल टेस्ट होने पे हम डेंगू कंफर्म करते हैं। हाँ। और मलेरिया पैरासाइट के लिए हमें कार्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, प्लस जो एक फिल्म बनाते हैं वो करते हैं। और सिंपल वायरल फीवर के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट हमें सफिशिएंटली बता देता है। लेकिन पेशेंट को अपनी हाइड्रेशन और अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान करना है कि उनको बिल्कुल सॉफ्ट खाना खाना है, अपने आप को किसी तरीके की एक्सर्शन नहीं करनी है और रेस्ट करना है। तो और जरा सा भी फीवर अगर लग रहा है कि हाई ग्रेड हो गया है या उनको चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास पहुंचने में बिल्कुल देरी ना करें। अननेसेसरली जो हम दवाइयां लेते हैं पैरासिटामोल के अलावा वो ना लें, क्योंकि वो सडनली हमारे अंदर कोई भी ब्लीडिंग का कारण या कोई और अन्य बीमारी मतलब हमारे को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती हैं। तो बिल्कुल जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आप उनके पास ही जाएं, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है। तो पैरासिटामोल के अलावा इस टाइम अगर कोई दवाई लेनी है तो डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है। आप बिल्कुल खुद डॉक्टर बनकर के इलाज शुरू ना कर दें, इस बात तो सबसे खतरनाक हो जाता है जब खुद आप अपना इलाज करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने ब्रूफेन, निमोसिलाइड या ऐसी कोई एबिप्रोफेन कोई दवाई ले ली तो आपकी प्लेटलेट्स बिल्कुल ड्रेस्टिकली कम कर देगी, और जो कि ये सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम्स हैं, विद इन 3 to 4 days ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। बट हाँ, डेंगू में थोड़ा एक ही देखा गया कि जब फीवर कम होता है तब हमें प्लेटलेट मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा कि फीवर के टाइम पे तो प्लेटलेट्स कम नहीं होते हैं, बट जैसे ही फीवर डाउन होने लगता है तो प्लेटलेट्स का फॉल स्टार्ट होता है।
वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जिसको पेशेंट मोस्टली मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, ये आपको वो सोचते हैं कि हमारा बुखार ठीक हो गया, हाँ। अब हम ठीक हैं। हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा हमारे को देखना पड़ता है। और उस दौरान आपको तुरंत ही अपने जो नजदीकी डॉक्टर हैं उनसे तुरंत सलाह हाँ। लेनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि खाने पीने की जो चीजें हैं ना, उनका बहुत हद तक हमें ख्याल रखने चाहिए। और कोरोना संक्रमण के बाद तो हमने बड़ा इस पर नजर बनाई है कि हम अपनी डाइट चार्ट में किन किन चीजों को शामिल कर रहे हैं, ये बहुत गौर करते हैं। इससे पहले तक बहुत सारे लोग जो कि जंक फूड का इस्तेमाल करते थे, अब वो भी थोड़ा सा इस चीज़ को एतबार करने लगे हैं। वो हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें खाने शुरू कर दी हैं। लेकिन अब कोरोना से बचना है और तमाम जो अन्य बीमारियां हैं उनसे भी अगर बचना है, तो हमारा डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? हमें खाने पीने की चीज़ों में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए सर? कुछ दर्शकों को बताइए इसके बारे में। न्यूट्रिशन तो बेसिकली क्या है कि न्यूट्रिशन डज नॉट मीन सिर्फ फ्रूट्स एंड जूसेस, ठीक है। हमारे को शरीर में सब तरह के तत्व चाहिए, फैट्स भी, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी। सो न्यूट्रिशन शुड बी ए कंप्लीट न्यूट्रिशन। और बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स विटामिन सी इज जिंक, ये सारी चीजें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। सो नेचुरल विटामिन सी में सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, आंवला है, ये सारी चीजें हमें अपने नियमित प्रयोग में लानी चाहिए जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। और आप चाहें तो विटामिन सी या जिंक की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बट न्यूट्रिशन में आपको जंक फूड जो है या फास्ट फूड है, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, दैट डज नॉट गिव यू न्यूट्रिशन प्रॉपर। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन में हमें दालें भी अपना प्रयोग में लेनी चाहिए, सब्जियां भी सब तरह की खानी चाहिए रोटेशन से। कोई सब्जी या कोई दाल अच्छी या बुरी नहीं है, रोटेशन से हमें सभी तरह की दाल सब्जियां भी खानी चाहिए। तो हमारा जो नियमित खाना है वो खाएं, फास्ट फूड चीजों को अवॉइड करें, खासकर मैदा वाली चीजों को अवॉइड करें। या जंक फूड है, चिप्स वगैरह हो गए या बर्गर्स हम खा रहे हैं, पिज्जाज खा रहे हैं, दे आर एम्प्टी कैलोरीज, दे डोंट गिव अस एनी न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन। सो अगर हम नॉर्मल अपना हर प्रांत का अपना एक जो खाना है वो सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर जंक फूड ऑल अदर थिंग्स। और हमें नियमित रोज एक फल कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी सीजनल फल, बेस्ट इज सीजनल। प्रकृति ने हमें जो भी सीजनल फल दिए हैं, अगर हम वो खाते हैं तो वो हमारे को प्रकृति ने उस सीजन से बीमारियों से बचने के लिए दिए हैं। बट आजकल फैशन हो गया है कि सर्दी का फल गर्मी में मिल रहा है, गर्मी का फल सर्दी में मिल रहा है, कोल्ड स्टोरेज में फल मिल रहे हैं, तो उनमें या फ्रिज में रखे फलों में डेफिनेटली न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। सो नेचुरल चीज की बात करें तो नेचुरल चीज तो नेचुरल है, उसमें कोई भी चीज हार्मफुल या जहर नहीं है, घी भी जहर नहीं है, अति हर किसी चीज की बुरी होती है। एक्सीलेंट सर। मेरा एक जनरल कंसेप्ट डाइट का यही है और मैं मानता हूँ यही वैज्ञानिक तथ्य भी है। यस सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर। बिल्कुल। और इसमें खाने पीने की चीजें, क्योंकि आप जो सीजनल फल है खासतौर पर उनका आप इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जंक फूड को थोड़ा सा आपको टाटा बाय बाय करना होगा, हालांकि बहुत सारे लोग तो कर भी चुके होंगे, लेकिन अब आपको कुछ ये चीज़ें और ख़ास तौर पर ध्यान रखनी होगी। लेकिन सर जरा एक्सरसाइज को लेकर के भी मैं बात करता हूँ। डॉक्टर पुनीत हंसिजा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हमने अपना डाइट चार्ट भी फॉलो कर लिया, अब हमने एहतियात भी बरत लिया कि कैसे हमें सावधानी बरतनी है, गाइडलाइंस का हम पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अब अपने शरीर को फिट फाइन रखने के लिए एक्सरसाइज क्या इस वक्त करनी चाहिए? वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सांस लेने में परेशानी है, हार्ट को लेकर के या सांस की जो एक्सरसाइजेस हैं, कैसे वो क्या किया जा सकता है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप? जी देखो, एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट तौर से बताना चाहते हैं कि जिनको कोविड हो चुका है, उनके लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सरसाइजेस या बहुत डिफिकल्ट हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जिनको भी हल्का मतलब कोविड हल्का हुआ है, भारी हुआ है, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है पेशेंट की, मुझे तो बड़ा थोड़ा सा कोविड हुआ, ऐसा नहीं है। कोविड हुआ है तो आपको एक्सरसाइज बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी है। सबसे लाइट एक्सरसाइज है, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, वो हर एज ग्रुप के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। आप जितनी आराम से वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का ब्रिस्क कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, और अभी आपको कोविड ठीक हुए महीना भी नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट एडवाइसेबल, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको। दूसरा है कि आप अगर सांस की प्रॉब्लम्स के लिए हमारा जो ओल्ड एज योगा, प्राणायाम है, हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो सब सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस हैं कि वो आप करेंगे तो आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है और आप अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। और एक्सरसाइज के टाइम के लिए भी बहुत लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आपको टाइम नहीं है, जो भी टाइम आपको फ्री मिलता है, आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन
आपने एक्सरसाइज करनी है जो आपको सूट करती है, लाइट एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप बीमार रह चुके हैं इन दिनों में, नहीं तो जो आपको एक्सरसाइज सूट कर रही है आप वो करिए। और हाफ एन आवर कम से कम विद 5 days in a week आपको करना ही चाहिए एक्सरसाइज। और कंपटीशन नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है। वेट कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है कि हमें अपने आपको बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल में अपने आप को मॉडिफाई करना है। कि हम कहते हैं हम कुछ खाते नहीं है, वो भी गलत है। क्योंकि जब हम फास्टिंग रहते हैं या हम बीच में कहते हैं हम कम खाना खा रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की तरफ से स्टिमुलस जाता है कि फैट को प्रिजर्व करना है बॉडी में। तो फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग इंपॉर्टेंट जो करते हैं वो बिल्कुल खराब चीज है। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाइए। अपने जो मील लेते हैं उसको डिवाइड कर लीजिए, 6 to 8 मील्स में डिवाइड कर लीजिए। और आप कोशिश करिए कि जो आप मील लेते हैं वो बहुत लाइट हो और कैलोरीज काउंट पे थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि हम अपनी ये नहीं देखते, हम कहते हैं हमने तो 1 चपाती खाई बट उस चपाती में हमने 2 चम्मच मक्खन रख लिया। तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको हम कहीं और, मतलब आपको थोड़ा अपना एक डाइट चार्ट ऐसे बनाना है कि आपकी वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से वो ठीक हो। हम कहते हैं कि अगर जो एक नॉर्मल वेट, हम कहते हैं कि किसी का हाइट जो अपनी, हम 100 में से जो अपना हम अपनी हाइट और वेट का मेंटेन करके रखेंगे और आपका हिप वेट और वेस्ट रेशियो है, जो एक आपका BMI इंडेक्स है, वो अगर आप मेंटेन रखते हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोटे हो तो आपको अपने डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, दोनों में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और एक हम कहते हैं मुंह पे जिप लगाना, जिसे कहते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो घर से खाना खा के जाइए, क्योंकि बाहर जाके आपको क्रेविंग होती है, आप थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं। ऑयली खाना डेफिनेटली टेस्टी होता है, बट जो ब्लैंड खाना है वो हेल्दी होता है। ठीक है। तो खाने के ऊपर एक अलग से पूरा अगर कहे तो बहुत बड़ी लंबी टॉक हो जाएगी। बट एक्सरसाइज के ऊपर बात है और वेट कंट्रोल के ऊपर बात है कि दोनों में तालमेल बिछाना बहुत जरूरी है। फास्टिंग नहीं रहना है और हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो आपकी बॉडी को सूट करती है वो एक्सरसाइज करनी है। मैं थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी आपसे एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तीसरी वेव को लेकर के सवाल है तो बार बार ये आशंका जताई जाती है कि छोटे बच्चों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जहां भी जाते होंगे आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता होगा, सर अब आप क्या करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े प्रभावित होंगे। तो अब बहुत सारे ऐसे दर्शक जो कि अपने घर में छोटे बच्चों को देखते हैं और उनके मन में सवाल ये आता है कि अब हम करें क्या, अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों को हमें कैसे बचाना है, क्या हमें एहतियात बरतने हैं, सर वो जरा आप बताइए। डॉक्टर रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? थर्ड वेव है वो सीधा ये है, जो प्रिकॉशंस हमने बड़ों के लिए बताई हैं, बच्चों के लिए बताई हैं, वो तो सेम है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का, हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से रेगुलर धोते रहना है, साफ रखना है, माउथ मास्क लगाना है। अब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जहाँ जो भी है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक तरह से खतरा बढ़ाने का स्थिति है। रिगार्डिंग अब कि बच्चों में क्यों होगा, उसका चांसेस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बड़ों की वैक्सीन हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वैक्सीन की अलग अलग स्टेजेस हैं कि कोरोना वायरस में ऐसा चेंज हो गया, पहले बुजुर्गों को, फिर बड़ों को, फिर जवानों को। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, वायरस एक ही होता है और वो सबको बराबर ही इफेक्ट करता है। अब बच्चों का सिर्फ रिस्क जो बनाया गया वो सिर्फ इसलिए बताया गया कि बड़ों की तो वैक्सीन हो गई, तो बच्चों की वैक्सीन हुई तो रिस्क उनको बढ़ गया। लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि समाओ बच्चों में फिर भी पहले से कम, पहली दोनों वेव्स में भी इतना नहीं देखा गया, पहली बात। दूसरी बात जो चीज ये है कि एक हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं हम इसको, कि 10 में से अगर 7 जनों को इम्यूनिटी हो गई या 6 जनों को इम्यूनिटी हो गई तो वायरस उनके शरीर में आके खत्म हो गया। ठीक है। अगर यही 10 आदमी 10 जनों को फैलाते तो 100 को फैलता, लेकिन 10 में से 7 तो फैला नहीं रहे, 3 फैलाएंगे तो 30 को फैलेगा। अब 100 की जगह 30 को फैल रहा है। ठीक है। उसी वजह से हर्ड इम्यूनिटी की वजह से जिस घर में घर के सब बुजुर्ग सदस्यों को कोरोना वायरस हो गया तो बाहर से इन्फेक्शन लगाने पे उनको सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे, तो बच्चों को भी नहीं, तो कुछ हद तक बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि ये बहुत हद तक सुरक्षा का कवच तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है। खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया और हमारे सभी दर्शकों तक कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपने पहुंचाई। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।